गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है। थोड़ा सा एडी करंट्स के बारे में, एलआर सर्किट, एलसी ऑसिलेशंस एंड ईएम वेव्स। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे हमने देखा कि अगर किसी लूप में से फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब है कि उसमें बेसिकली करंट फ्लो करने लगेगा। तो करंट कैसे फ्लो करने लगता है, चार्जेस कैसे मूव करने लगते हैं, तो उसका कारण क्या होता है कि जब भी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पर क्या होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोला जाता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स लगाती है और उन चार्ज पार्टिकल्स को मूव कराती है, जिसके कारण करंट फ्लो करता है। अब उसको कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को? तो जनरली उसकी कैलकुलेशन पॉसिबल होती है अगर जो फील्ड है वो एक ऐसे सिलिंड्रिकल रीजन में है और यूनिफॉर्म फील्ड है, तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और वही जनरली हमसे कभी पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में। तो मान लो एक सिलिंड्रिकल रीजन है जिसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, यहाँ पर यूनिफॉर्म है, लेकिन ध्यान रखना है कि टाइम के साथ वो बदल रही है। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर फील्ड टाइम के साथ बदलेगी तभी वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है। तो ऐसा भी समझ सकते हैं कि मान लो ये एक सोलेनॉइड है। इस सोलेनॉइड को हम देख रहे हैं और सोलेनॉइड कैसे है, ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो एक आइडियल सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म फील्ड रहती है उस पूरे सिलिंड्रिकल रीजन में। अब अगर ये फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगी तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी उसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसमें दो रीजन बनते हैं। एक तो इनसाइड दिस रीजन, की जो रीजन है आर रेडियस का, इसके अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, वो क्या होगी, और बाहर क्या होगी। तो पहले हम अंदर वाले रीजन की बात करते हैं। तो हम सिमेट्री से बोल सकते हैं कि अगर फील्ड इस तरह से सिलिंड्रिकल रीजन में है तो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी आएगी, ऐसी सर्कुलर टर्न बनाएगी। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखने की है, जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्लोज्ड कर्व या क्लोज्ड लूप फॉर्म करती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस के कारण हमने पढ़ी थी वो कभी भी क्लोज कर्व फॉर्म नहीं करती है। तो ये भी एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व फॉलो करती हैं या क्लोज्ड कर्व फॉर्म करती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा होगा तो वो नहीं करती है, क्योंकि वो जनरली चार्जेस वाली फील्ड की बात करते हैं। ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज्ड कर्व बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज्ड कर्व बनाती है। ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती है। तो मेनली दो फील्ड हैं जो क्लोज्ड कर्व बनाती हैं, जो हमारे काम की हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, तो हम इसमें एक ईएमएफ की डेफिनेशन का यूज करते हैं जो करंट में हम पढ़ते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या कहते हैं कि ईएमएफ क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक क्लोज्ड लूप में मूव कराने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही ईएमएफ होता है। तो अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है यानी कि +1 कूलम, तो उसे फोर्स लगेगा Q इंटू ई, यानी E के बराबर ही फोर्स लग जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कैसे आती है, ऐसे सर्कुलर आती है। तो फोर्स हर इंस्टेंट पे कहां लग रहा है, टेंजेंट के अलोंग। डिस्प्लेसमेंट भी टेंजेंट के अलोंग हो रहा है। तो वर्क क्या हो जाता है, E इंटू 2πr। अच्छा, यहाँ पे NC लिखा हुआ है, एक्चुअली ये फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होती है। जो चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, लेकिन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होती है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसीलिए लिखा है, ये जो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये इंटू 2πr। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखते थे उसमें तो क्लोज्ड पाथ में नेट वर्क डन हमेशा जीरो हो जाता है, वो एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज्ड कर्व फॉर्म करती है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होती है, क्लोज्ड पाथ में वर्क डन जीरो नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्लोज्ड पाथ में वर्क मूव करने का वर्क, तो फोर्स फोर्स हो गया E के बराबर, क्योंकि QE Q1 हो गया, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2πr। तो हर जगह पे फील्ड और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हैं, तो वर्क एक्चुअली E डॉट ds में E इंटू ds आ जाएगा। तो E और ds पैरेलल हैं, तो E वेक्टर डॉट ds हमेशा क्या हो जाएगा, E ds cos 0 1 हो गया। E का मैग्नीट्यूड सेम है हर पॉइंट पे, तो ds का इंटीग्रेशन क्या दे देगा, 2πr।
तो ये आ गई करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो ईएमएफ की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। और ईएमआई में जो हमने डेफिनेशन पढ़ी कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, डी फाई बाय डी टी। तो डी फाई बाय डी टी क्या हो जाएगा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा इस सर्कल से जाने वाला, ये जो सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो गया इनटू बी, ये फ्लक्स हो गया। तो डी फाई बाय डी टी जब हम लिखेंगे तो वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाय डी टी। और ये दोनों जो ईएमएफ हैं बराबर आनी चाहिए, तो यहां से हम पाई आर कैंसिल कर देंगे, तो ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आ जाती है ये कहाँ, अंदर वाले रीजन में, R by 2 into dB by dt. This is the induced electric field inside the cylindrical region. अब आउटसाइड की अगर बात करें तो आउटसाइड में क्या होता है, जब हम आउटसाइड में ऐसे करके एक ये लूप बनाएंगे तो इसमें जब हम करना वही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई आई क्यू चार्ज को मूव कराने में वर्क तो क्या हो जाएगा, E इंटू टू पाई आर, जैसा कि यहां पर ये हमने लिखा हुआ है E इंटू टू पाई आर। लेकिन फ्लक्स की हम बात करेंगे तो फ्लक्स तो सिर्फ इतने रीजन में होगा जो सिलिंड्रिकल रीजन है, उसके बाहर तो फील्ड ही नहीं है। तो फ्लक्स यहां पर क्या लिखा जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, जब छोटा अंदर वाला रीजन था तो फ्लक्स पूरे लूप में से जा रहा था, जब हमने बाहर वाला रीजन देखेंगे तो फ्लक्स या फील्ड तो सिर्फ सिलिंड्रिकल रीजन में है, तो फ्लक्स उतने ही रीजन का आएगा, और उसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा डी बी बाई डी टी इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इधर से हम देखेंगे तो बाहर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगी कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2r इंटू डी बी बाय डी टी। इसका अगर प्लॉट बनाएंगे, ठीक है, आर के साथ, मतलब एज्यूमिंग डी बी बाई डी टी एक कॉन्स्टेंट है, आर के साथ ग्राफ बनाएंगे तो पहले वो आर के प्रोपोर्शनल आ जाएगा अंदर वाले रीजन में, और बाहर वाले रीजन में आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो इस तरह से ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें आइडिया होना चाहिए। हमेशा क्लोज्ड कर्व बनाती है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होती है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस इसमें डिफाइन नहीं कर सकते या पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अंदर वाले रीजन में एक सिलिंड्रिकल अगर रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी R बाय 2 इंटू डी बी बाई डी टी, बाहर आएगी कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2r डी बी बाई डी टी। स्मॉल r है सेंटर से डिस्टेंस। जैसे एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं, तो एक क्वेश्चन है, द करंट इन एन आइडियल लॉन्ग सोलेनॉइड इज वेरीड एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 0.01 एम्पियर पर सेकेंड. The solenoid has 2000 turns per meter and its radius is 6 centimeter. Consider a circle of radius 1 centimeter inside the solenoid with its axis coinciding with the axis of the solenoid. Write the change in magnetic flux through the circle in 2 seconds. तो हमें magnetic flux का change लिखना है 2 सेकंड में, और ये जो रेडियस दे रखा है 1 सेंटीमीटर, मतलब अंदर वाला रीजन दे रखा है। तो उसके बाद पूछा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड एट ए पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस तक हम अंदर वाला ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, एंड फिर उसमें एक 8 सेंटीमीटर दो, तो रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो आउटसाइड वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड पूछिए। तो देखो इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, हम उसको समझाते हैं क्या करना है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाले रीजन में क्या होगी, म्यू नॉट इंटू एन आई। अब अंदर जो 1 सेंटीमीटर का रेडियस है उसमें हम ईएमएफ निकाल सकते हैं डी फाई बाय डी टी। तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, जो कि पाई आर है 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 की पावर -2 मीटर, उसका स्क्वायर, और डीबी बाई डी टी। तो डीबी बाई डी टी में म्यू नॉट एन तो कांस्टेंट है, एन क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो दे रखा है 2000 टर्न्स पर मीटर। और डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी भी हमें दे रखा है करंट कैसे वेरी कर रहा है। तो यहां से हमने ईएमएफ फाइंड कर लिया। अब जो चेंज इन फ्लक्स पूछा है, तो अगर ईएमएफ कांस्टेंट है तो डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी जो है ये ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। तो डेल्टा फाई कैन बी रिटन एज ईएमएफ इनटू डेल्टा टी। तो यही हमने यहां पर किया कि जो ईएमएफ निकाला डी फाई बाय डी टी उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जितने टाइम में हमें चेंज इन फ्लक्स चाहिए था। तो दिस वे वी विल गेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ईएमएफ तो हमने ऊपर निकाला ही था, ये आ जाएगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर पूछा है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सरकमफ्रेंस पे और बाहर। तो सरकमफ्रेंस तक जो हमने फॉर्मूला देखा क्या होता है, ई बाय, अभी हमने देखा कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है,
R/2 इंटू dB/dt, या यहां पर उसको फ्लक्स की टर्म में डिफाइन कर दिया है कि हमने क्या देखा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो E इंटू 2πr ये क्लोज्ड पाथ में मूव कराने में वर्क होगा, और ये किसके बराबर होता है, d∅dt। d∅dt इज EMF। तो यहां पर वैसे लिख दिया इन्होंने E/2πr। तो E हम निकाल लेंगे सरकमफ्रेंस तक कितना आएगा, और उसको 2πr से डिवाइड कर देंगे, या फिर हम डायरेक्टली R/2 इंटू dB/dt भी कर सकते हैं। R इसमें क्या लेंगे, तो R ले लेंगे हम इसमें सर्कल के रेडियस के बराबर ही, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो 6 इंटू 10⁻²/2 dB/dt में μ0 n आ जाएगा, और यह आ जाएगा di/dt। इससे सॉल्व करके हम EMF निकाल सकते हैं। और बाहर वाले के लिए भी यहाँ पे पूरा डेरिवेशन दे रखा है, हम रिजल्ट डायरेक्टली याद रख सकते हैं, R²/2r इंटू dB/dt। इस तरह से इसको सॉल्व करके निकाला जा सकता है। तो ये कैसे हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज कर सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टर्म्स की, एडी करंट्स। ये भी कई जगह पे नाम सुनने में आ जाता है और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है कि क्या होता है एडी करंट्स। तो देखो एडी करंट्स क्या है, जैसे हमने देखा कि एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है, और अगर कोई वहां पर हम कंडक्टिंग लूप रखेंगे तो उसमें करंट फ्लो करने लगेगा। अब अगर ऐसे ही कोई अगर पूरी प्लेट है, जैसे ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट जैसी है, अब ये प्लेट अगर मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, या इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, या मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है किसी रीजन में टाइम के साथ, जैसे खासकर ऑल्टरनेटिंग करंट होते हैं, तो ऑल्टरनेटिंग करंट में करंट ऑल्टरनेटली टाइम के साथ वेरी करता रहता है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करती है। तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है। अब ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है कंडक्टिंग, इसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी तो इसमें भी चार्ज पार्टिकल्स को मूव कराने लगेगी, और वो चार्ज पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऐसे अलग अलग सर्कल में मूव करने लगते हैं, डिफरेंट सर्कल्स बना लेते हैं। तो जैसे ये प्लेट है, तो इस प्लेट में ऐसे ऐसे करके वो अपने अलग अलग सर्कुलर लूप बना लेते हैं। वैसे ही जैसे एडीज, भंवर होता है पानी के अंदर, एडी को जनरली भंवर वर्ड यूज किया जाता है, तो वैसे ही क्या करने लगते हैं, करंट्स जो है फ्लो करने लगते हैं इसमें। तो उन्हीं करंट्स को क्या बोला जाता है, एडी करंट्स बोला जाता है। और जनरली इनके कारण क्या होता है, एनर्जी लॉस होने लगती है, क्योंकि करंट फ्लो करेगा, हीट प्रोड्यूस होगी, एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो यही यहाँ पर बताया हुआ हमने, वी हैव सीन दैट व्हेन अ कंडक्टिंग लूप मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, current is induced as the result of changing magnetic flux. If a solid conductor were used instead of loop as shown in figure, currents can also be induced along any closed loop in the conductor. The induced current are called eddy current. इन्हीं को eddy current बोला जाता है। अब क्या होता है कि जैसे एडी करंट के कारण क्या होता है, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड से किसी चीज को बाहर निकाल रहे हैं, तो एक ऑपोजिट फोर्स लगता है, क्योंकि लेंस लॉ भी यही कहता है कि जो भी कॉज होगा उसका ऑपोज होगा। ठीक है, तो द इंड्यूस्ड एडी करंट्स आल्सो जनरेट अ मैग्नेटिक फोर्स दैट ऑपोजेस द मोशन, मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट टू मूव द कंडक्टर अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा, जब हम किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे तो अपोजिंग फोर्स लगेगा जो उसके मोशन को क्या करेगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा, और उसके मोशन को अपोज करेगा। ठीक है, अब कई जगह पर एडी करंट्स को मिनिमाइज करने की जरूरत पड़ती है, कई जगह पे उसको यूज भी किया जाता है। अब मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, देखो मिनिमाइज करना है तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो करंट कैसे लूप बनेंगे, ये लूप ना बन पाए। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो करंट के लूप ऐसे बनने हैं, इस तरह से करंट के लूप बनना है, तो हम क्या करते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए पूरा एक थिक कंडक्टर लेने की बजाय पतली पतली शीट्स ले लेते हैं, और उसको लैमिनेट कर देते हैं। लैमिनेट मतलब इंसुलेशन कर देते हैं उसमें, जिससे कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाए। तो मोटाई तो हमने उतनी ही कर दी, लेकिन अब करंट का पाथ नहीं मिल पाएगा, तो एडी करंट्स रिड्यूस हो जाएंगे। या फिर हम क्या करते हैं, उसमें ऐसे जैसे कंघी में वो होते हैं कट्स, वैसे कट्स बना देते हैं। अब क्या हुआ, फिर से इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए पाथ नहीं मिल पाएगा, तो एडी करंट्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो एडी करंट रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टिंग दिस स्लैब बाय यूजिंग ग्लूइंग टुगेदर थिन स्ट्रिप्स दैट आर इंसुलेटेड फ्रॉम वन अनदर। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि एक सॉलिड कोर की बजाय हम ऐसे छोटी छोटी पतली पतली स्ट्रिप्स ले लेते हैं, उनको लैमिनेट कर देते हैं, इंसुलेटिंग लैमिनेशन करते हैं, जिससे करंट का पाथ रिड्यूस हो जाता है। दूसरा ऐसे ये बना देते हैं कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बाय मेकिंग कट्स इन द स्लैब डियर बाय डिसरप्टिंग द कंडक्टिंग पाथ। तो ऐसा फॉर्म कर देते हैं
जिससे एडी करंट रिड्यूस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो जहां पर कम करना है, हमें एनर्जी लॉसेस को मिनिमाइज करना है, वहां पर ये तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे एक ट्रांसफार्मर, हम आगे पढ़ेंगे भी, ट्रांसफार्मर में ऐसे लैमिनेटेड कोर्स का यूज किया जाता है। कई जगह पर इसको यूज भी करते हैं जहां पर हमें चाहिए कि एनर्जी लॉस हो, जैसे ब्रेकिंग सिस्टम्स होते हैं कि हम चाहते हैं ब्रेक हो या ऑसिलेशन फट से रुक जाए। ठीक है, तो देयर आर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स। कुछ एप्लीकेशंस में जैसे द करंट्स कैन बी यूज्ड टू सप्रेस अनवांटेड मैकेनिकल ऑसिलेशंस। जैसे गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर वगैरह में क्या होता है कि जो हम देखें तो दो टॉर्क लगते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क, एक जो वहां पे टॉर्शनल वायर या स्प्रिंग है उसका टॉर्क, तो वो तो एक्चुअली ऑसिलेशंस करने लगेगा। लेकिन वहां पे हम क्या करते हैं, एडी करंट लॉसेस के कारण उन ऑसिलेशंस को जल्दी से रोक देते हैं। तो क्या होगा, वो जो पॉइंट है जहां पे रीडिंग आनी है वो फटाफट आ जाएगी। तो इस तरह से अनवांटेड ऑसिलेशंस को जहां पे हमें स्टॉप करना है, तो एडी करंट्स हम चाहते हैं कि ज्यादा प्रोड्यूस हो, जिससे जल्दी से इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाए, एनर्जी लॉस जल्दी हो जाए सिस्टम की। या फिर मैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम्स जो होते हैं हाई स्पीड ट्रांजिट कार्स वगैरह में, तो मैग्नेटिक ब्रेकिंग जहां पे हमको चाहिए वहां भी एडी करंट्स को यूज किया जाता है। तो ये एडी करंट्स का हमें आइडिया होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एल आर सर्किट की। तो जैसे हमने कैपेसिटर में भी देखा था कि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के जो सर्किट हैं वो कैसे वर्क करते हैं, ऐसे इंडक्टर और रेजिस्टर के सर्किट कैसे वर्क करते हैं। देखो, अब इंडक्टर जैसे हमने देखा था कि इंडक्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी कॉइल या सर्किट अपने करंट के चेंज को या फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है। यानी कि इंडक्टर के कारण करंट सडनली चेंज नहीं कर सकता है। तो यही एक प्रॉपर्टी यूज होती है कि इंडक्टर में करंट सडनली चेंज नहीं कर सकता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि स्टेडी स्टेट आ जाती है। स्टेडी स्टेट में क्या होता है, करंट कांस्टेंट हो जाता है। अब इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है एल डी आई बाई डी टी। तो स्टेडी स्टेट में करंट कांस्टेंट हो गया, तो डी आई बाई डी टी जीरो हो गया, यानी उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है। और यही प्रॉब्लम सॉल्विंग में चीजें यूज की जाती हैं। तो यही हम बताना चाहते हैं कि करंट डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली इन द ब्रांच कंटेनिंग इंडक्टर। ठीक है, तो इंडक्टर जो है उसकी ब्रांच में करंट इंस्टेंटेनियसली सडनली चेंज नहीं हो पाता है। Second, at steady state, current becomes constant in the branch containing the inductor. Steady state में इंडक्टर वाली ब्रांच में करंट कांस्टेंट हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है। तो कैलकुलेशन के लिए उस केस में इंडक्टर को एक प्लेन वायर जैसा मान सकते हैं। ठीक है, जैसे कैपेसिटर में शुरुआत में क्या होता है, चार्ज सडनली चेंज नहीं होता, तो चार्ज अगर जीरो है तो जीरो ही रहता है और उसको प्लेन वायर जैसा मान सकते हैं। और स्टेडी स्टेट पे वो इनफाइनाइट ओपन सर्किट के जैसा हो जाता है। वैसे इंडक्टर शुरुआत में ओपन सर्किट की तरह एक्ट करता है और स्टेडी स्टेट में जनरली कैसा हो जाता है, प्लेन वायर की तरह एक्ट करने लगता है। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल हम देखें कि ये सर्किट दे रखा है, डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इमीडिएटली आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, अ लॉन्ग टाइम आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। तो देखो कैसे सॉल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। तो इमीडिएटली आफ्टर स्विच इज क्लोज, तो स्विच क्लोज करेंगे जस्ट आफ्टर। तो इंडक्टर से हमने क्या बोला, करंट सडनली चेंज नहीं हो सकता। तो करंट सडनली चेंज नहीं हो सकता, तो जस्ट स्विच क्लोज करने के बाद जो I3 है वो तो जीरो ही रहेगा। पहले से कोई करंट नहीं था तो अचानक से चेंज नहीं हो सकता, जीरो ही रहेगा। तो इफेक्टिवली करंट के लिए सर्किट कौन सा बचेगा हमारे पास, ये वाला सर्किट बचेगा। ठीक है, ऊपर वाली ब्रांच को हम हटा सकते हैं। तो ये आ जाएगा R2, ये R1, ये E। तो जो करंट फ्लो करेगा I1 और I2 दोनों बराबर हो जाएंगे। तो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू E बाय R1 प्लस R2। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट, जब लॉन्ग टाइम के बाद क्या होगा, तो लॉन्ग टाइम के बाद क्या हो जाता है कि करंट जो है, ठीक है, तो कांस्टेंट हो जाएगा और इंडक्टर एक प्लेन वायर की तरह एक्ट करने लगेगा। तो इंडक्टर को अब एक प्लेन वायर मान लो। तो ये R3, R2, R1। अब इसमें करंट निकालो, तो I1 तो क्या हो जाएगा, तो E डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो R1 और ये R2, R3 पैरेलल में रहेंगे, तो R2, R3 बाय R2 प्लस R3। और फिर I2 और I3 कैसे निकालेंगे, तो पैरेलल में करंट इनवर्स रेशो में डिवाइड हो जाता है। तो इनवर्स रेशो किसका, रेजिस्टेंस का। तो I2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R3 बाय R2 प्लस R3 इंटू I1। और ऐसे ही I3 जो है ये आ जाएगा R2
बाय R2 प्लस R3 इंटू I1, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ये यहाँ पर सॉल्व करके भी हमने बता रखा है। तो इस तरह से करंट निकाला जा सकता है अलग अलग सर्किट में। तो मेन चीज क्या है कि करंट सडनली चेंज नहीं होता इंडक्टर में। तो शुरुआत में अगर करंट जीरो है और करंट सडनली चेंज नहीं होगा, जीरो ही रहेगा इंडक्टर वाली ब्रांच में, तो इंडक्टर को ओपन सर्किट के जैसा माना जा सकता है। और स्टेडी स्टेट में करंट कांस्टेंट हो जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है, तो उसको एक प्लेन वायर की तरह मान सकते हैं। अब ये जो करंट है, इसे सडनली चेंज नहीं होता, शुरू में जीरो है, बाद में कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, तो यानी बढ़ेगा तो सही, सडनली नहीं बढ़ता, लेकिन धीरे धीरे उसमें चेंज आएगा। अब वो जो चेंज आएगा, ग्रोथ होगी करंट की, वो किस प्रकार से होगी? तो मान लो एक सिंपल सर्किट है जिसमें एक इंडक्टर है, रेजिस्टर है, बैटरी है, इनिशियली कोई करंट नहीं है, हमने t इज इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज किया। तो हम क्या करेंगे, किसी भी टाइम पे मान लेंगे कि सर्किट में I करंट फ्लो करने लगा। तो टाइम t पे हमने ऐसा मान लिया कि सर्किट में जो करंट है वो I हो गया। तो ये रेजिस्टेंस था, ये इंडक्टर था, ये बैटरी थी, तो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IR आ जाएगा, इंडक्टर के अक्रॉस LdI/dt आ जाएगा, और बैटरी के अक्रॉस E ही होगा। तो हमने KVL यूज किया, तो KVL से क्या गया, E माइनस LdI/dt माइनस IR इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम सॉल्व करके I की वैल्यू निकालते हैं, तो आ जाती है E बाय R इंटू 1 माइनस E की पावर माइनस RT बाय L, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है I इज इक्वल टू E बाय R इंटू 1 माइनस E की पावर माइनस T बाय टाउ। टाउ जो है यहाँ पर टाइम कांस्टेंट होता है, वो L बाय R के बराबर होता है। कैपेसिटर में टाइम कांस्टेंट होता था RC। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस में भी कई बार यूज होता है कि L बाय R की वही डायमेंशन होंगी जो टाइम की डायमेंशन होंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। E बाय आर क्या हो जाता है, स्टेडी स्टेट करंट, कि फाइनल जो करंट आएगा वो E बाय आर आएगा। और किसी भी टाइम पे करंट होता है E बाय आर इंटू 1 माइनस E की पावर माइनस T बाय टाउ। ठीक है, तो दे रखा है L बाय आर को टाइम कांस्टेंट बोला जाता है, टाउ से डिनोट किया जाता है। इसका वेरिएशन हम देखेंगे, तो जैसे कि एक टाइम कांस्टेंट पे एट t इज इक्वल टू टाउ, E की पावर -1 आ जाएगा। E की पावर -1 होता है 0.37, तो जो करंट है 1 माइनस 0.37 0.63 E बाय आर आ जाएगा। तो E बाय आर मैक्सिमम करंट होता है, एक टाइम कांस्टेंट पे जो करंट है ये कितना हो जाता है, 0.63 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब ऐसी डिके ऑफ करंट, अगर एक इंडक्टर में पहले से करंट जा रहा है, उसके साथ रेजिस्टर लगा है, तो ऐसा भी नहीं कि करंट सडनली जीरो हो जाएगा, करंट को जीरो होने में भी कुछ टाइम लगता है। तो इसमें भी हम KVL लगाते हैं किसी भी इंस्टेंट पे, LdI/dt प्लस IR इज इक्वल टू 0, और सॉल्व करके निकालते हैं, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है कि करंट एक्सपोनेंशियली डिके करता है। तो I इज इक्वल टू I0 E की पावर माइनस T बाय टाउ, यहां भी ऐसे लिख सकते हैं। इसमें देखेंगे तो एट t इज इक्वल टू टाउ, एक टाइम कांस्टेंट पे करंट कितना हो जाता है, 0.37 I0 के बराबर हो जाता है। अगर इसका हम ग्राफ देखें तो एक्सपोनेंशियल डिके वाले फंक्शन का जो ग्राफ है ये कैसा बन जाएगा, तो करंट शुरुआत में I0 है और डिक्रीज होते होते इस तरह से जीरो को अप्रोच करेगा। आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.37 I0। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। वैसे ही जैसे कैपेसिटर में होता है, चार्जिंग में चार्ज बढ़ता है तो उसमें आ जाता है Q इज इक्वल टू Q0 या EC इंटू 1 माइनस E की पावर माइनस T बाय टाउ, और जब डिके करता है तो ऐसे Q0 इंटू E की पावर माइनस T बाय टाउ। तो सिमिलर टाइप की चीजें यहाँ पर भी आती हैं, बस चार्ज की जगह करंट की हम बात कर रहे हैं, और टाउ यहाँ पर L बाय R हो जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इन द सर्किट शोन स्विच S इज कनेक्टेड टू पोजीशन 2 फॉर अ लॉन्ग टाइम and then joined to position 1. The total heat produced in resistance R1 is, तो total heat कितनी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इसमें ये सॉल्यूशन दे रखा है यहाँ पर, इसको हम समझते हैं, या चलो मैं साइड में पहले कर देता हूँ थोड़ा सा ब्रीफ में। तो देखो पहले क्या कह रहे हैं कि ये स्विच इस पोजीशन 2 में लॉन्ग टाइम तक कनेक्टेड है। लॉन्ग टाइम तक कनेक्टेड का मतलब इसकी स्टेडी स्टेट आ गई होगी। अब देखो हर जगह हमें वो इक्वेशन भी नहीं लगानी कि E की पावर T बाय टाउ वाली इक्वेशन लगाने की जरूरत है। अब लॉन्ग टाइम का मतलब इसकी स्टेडी स्टेट आ गई। स्टेडी स्टेट आ गई यानी कि इंडक्टर एक प्लेन वायर की तरह बिहेव कर रहा होगा।
तो जो करंट इस सर्किट में आ जाएगा आई नॉट, तो वो आ जाएगा E/R2, ये करंट इसमें फ्लो करने लगेगा। अब क्या करें, लॉन्ग टाइम के बाद इस स्विच को हमने पोजीशन 1 में शिफ्ट कर दिया, तो पोजीशन 1 में शिफ्ट कर दिया हमने इस करंट को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो करंट ऐसे जा रहा था ऐसे, ठीक है। तो ये अब क्या पूछा है, टोटल हीट प्रोड्यूस। अब देखो इसमें एक तो ये होता है कि हम करंट निकालें किसी भी टाइम पर और इंटीग्रेशन करें I²R/dt से, क्योंकि करंट वेरिएबल है। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि फाइनली करंट जीरो हो जाएगा, यानी कि जितनी भी एनर्जी इंडक्टर में स्टोर थी वो पूरी की पूरी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी। तो इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर थी, हाफ LI0²। तो यही पूरी की पूरी हीट की फॉर्म में जो है डिसिपेट हो जाएगी। तो I0 की वैल्यू क्या है, E/R2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हाफ LE²/R2², ये आ जाएगा, ठीक है। तो R1 का इसमें कोई रोल नहीं होगा, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। यही यहाँ पर हमने सॉल्व करके बता रखा है, ठीक है, कि लॉन्ग जब की 2 वाली पोजीशन पे थी तो एक करंट आ जाएगा कांस्टेंट, और वो पूरी एनर्जी बाद में लॉस हो जाएगी सर्किट में। तो LE²/2R2², दिस इज द आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। A coil of resistance 40 ohm is connected across a 4-volt battery. 0.1 second after the battery is connected, the current in the coil is 63 milliampere. Find the inductance of the coil. तो देखो करंट दे रखा है, तो हम इसमें करंट की इक्वेशन यूज कर सकते हैं। आई किसी भी टाइम पे क्या होता है, E/R, ठीक है। ये ग्रोथ वाला सर्किट है, तो 1 - e⁻⁻t/τ। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में जो भी है, पहले हम टाउ, चलो यहाँ पे एल और आर दिया होता है तो हम टाउ कैलकुलेट कर ले पहले, सबसे ये सही रहता है। लेकिन इसमें तो इंडक्टेंस पूछा ही है, तो अभी हम टाउ कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे, तो इसको अब सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या दे रखा है कि द करंट इन द कॉइल इज 63 मिली एम्पियर। करंट हो गया 63 मिली एम्पियर, यानी कि इंटू 10⁻³ ई कितना है 4, आर कितना है 40, ठीक है, इंटू 1 - e⁻⁻t/τ। तो ये आ गया हमारे पास 10 को इधर ले जाएंगे, आ जाएगा 0.63 इज इक्वल टू 1 - e⁻⁻t/τ। तो देखो डेटा ऐसे दिया होता है ज्यादातर कि कैलकुलेशन आसान हो, तो e⁻⁻t/τ इज इक्वल टू 0.37 आ जाएगा। हम जानते हैं 1/e 0.37 के बराबर होता है, ये अब ये याद रखना है, ठीक है। ये सब चीजें याद नहीं रखोगे तो भी दिक्कत है। तो 1/e इज 0.37, यानी कि t/τ को 1 होना पड़ेगा, यानी कि टाउ इज इक्वल टू, अच्छा टी दे रखा है हमको 0.1, मतलब 0.1 सेकेंड है, तो टाउ इज इक्वल टू टी हो गया, तो टाउ इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। अब टाउ क्या होता है, L/R, तो L/R 0.1 सेकेंड हो गया। R है 40, तो यहाँ से L की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है, हेनरी। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करके दिखा रखा है। अब इंडक्टर्स कभी सीरीज और पैरेलल में दे दिया तो हमें क्या करना है। जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, लेकिन इंडक्टर अगर सीरीज और पैरेलल में है तो रिजल्ट्स वैसे ही आते हैं जैसे रेजिस्टर्स के लिए हम देखते हैं, ठीक है। बस ध्यान रखना है जब हम इसकी बात करते हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो दो इंडक्टर्स अगर सीरीज में हैं तो उनका इफेक्टिव जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो क्या आ जाएगा, L1 + L2, नेग्लेक्टिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस। और अगर पैरेलल में है तो 1/L जो आएगा वो आ जाएगा 1/L1 + 1/L2, ठीक है। तो बस ध्यान रखना है, बाई चांस ऐसा कभी आ गया तो जनरली इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर अभी कुछ दे दिया तो इनको हम रेजिस्टर जैसे ही फॉर्मूले यूज कर सकते हैं यहाँ पर। अब एक और कॉन्सेप्ट की हम बात करें, एलसी ऑसिलेशंस। मान लो एक प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर आपस में कनेक्टेड हैं, कोई रेजिस्टर नहीं है सर्किट में, यानी कि कोई एनर्जी लॉस होने का चांस नहीं है, और ना ही कोई और बैटरी वगैरह है जो एनर्जी सप्लाई कर रही है, सिर्फ इंडक्टर है और कैपेसिटर है। तो इसमें क्या होता है कि एनर्जी इन दोनों के बीच में ऑसिलेट होती रहती है, मतलब एक बार कैपेसिटर में एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, इंडक्टर में जीरो हो जाएगी, एक बार इंडक्टर में मैक्सिमम हो जाएगी, कैपेसिटर में जीरो हो जाएगी। तो इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन बोला जाता है या एलसी ऑसिलेशन बोला जाता है। अब इसमें किस तरह के
कॉन्सेप्ट्स या रिजल्ट्स हमारे काम आते हैं। तो एक तो कॉन्सेप्ट क्या काम आता है कि टोटल एनर्जी जो है एलसी सर्किट में वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इन कैपेसिटर प्लस एनर्जी इन इंडक्टर। तो कैपेसिटर की एनर्जी किसी भी टाइम पर क्या होगी, क्यू स्क्वायर बाय 2c, और इंडक्टर की एनर्जी क्या होगी, हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, क्यू स्क्वायर बाय 2c कैपेसिटर की, हाफ एल आई स्क्वायर। इसमें भी क्या होता है, जब चार्ज मैक्सिमम होता है तो इंडक्टर में करंट जीरो हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू मैक्सिमम स्क्वायर बाय 2c। मतलब जब चार्ज मैक्सिमम होगा तो करंट जीरो हो जाएगा, तो सारी एनर्जी किसके पास होती है, कैपेसिटर के पास। और जब करंट मैक्सिमम होता है तो चार्ज जीरो हो जाता है, तो सारी एनर्जी किसके पास होती है, इंडक्टर के पास, हाफ एल आई मैक्सिमम का स्क्वायर। तो इस तरह से ये हम एनर्जीज लिख सकते हैं। ठीक है, अब एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो उसको हमने डिफरेंशिएट करके देखा डी यू बाई डी टी। तो यहां से ये रिजल्ट आया, इसे सॉल्व किया तो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ गई, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हम देखें तो जो जनरल इक्वेशन आती है चार्ज की वो इस तरह से आ जाती है। कैसे आ जाती है, देखो एक्चुअली ये जो इक्वेशन है ये एस एच एम जैसी इक्वेशन है। अगर आप देखें तो क्या इक्वेशन आ रही है यहाँ पे, डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एल सी इंटू क्यू। एसएचएम में अगर आपको कुछ याद हो तो हमने देखा था ये इक्वेशन आती है डिफरेंशियल फॉर्म में, डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर x की जगह q आ गया, और 1 बाय एल सी जो है वो ओमेगा स्क्वायर का काम कर रहा है। और एसएचएम की इक्वेशन का जनरल जो रिजल्ट होता है, सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टाइप का। तो वैसे ही यहाँ पर चार्ज जो है उसका जो जनरल रिजल्ट आएगा, सॉल्यूशन आएगा इस इक्वेशन का, वो क्या आ जाएगा, q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस या साइन कुछ भी बोल सकते हैं, कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, 1 बाय रूट एल सी। क्यू नॉट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, एम्पलीट्यूड ऑफ चार्ज, जो हम ऐसे निकाल सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से जरूरत पड़ने पे। फाई जो है फेज एंगल है, वो डिपेंड करता है इनिशियल सिचुएशन पे कि इनिशियली कितना चार्ज है कैपेसिटर में, या कितना करंट है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, इन चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑसिलेशन की इक्वेशन आ जाती है चार्ज के लिए। इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो करंट के लिए भी सिमिलर इक्वेशन आ जाएगी, एक कॉस में होगा दूसरा साइन में आ जाएगा। ठीक है, दोनों ऑसिलेट करते हैं, करंट और चार्ज, मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू तक, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू तक। और कैसा ऑसिलेशन होता है, साइनोसॉइडल, जैसा एसएचएम वाला फंक्शन होता है। अब इस क्वेश्चन पूछा था फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द करंट। अब देखो फ्रीक्वेंसी किससे आती है, ओमेगा, ज्यादातर यही सब चीजें पूछते हैं। तो ओमेगा हमने क्या बोला, 1 बाय रूट एल सी इज दी ओमेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 पाई एफ होता है, तो उसको चलो बाद में यूज करते हैं। अब एल सी, अब एल क्या है, अब तो दो दो इंडक्टर दो कैपेसिटर दिए, तो इनका इक्विवेलेंट ले लेंगे। तो सीरीज में एल और 2l क्या हो जाएगा, 3l। और कैपेसिटर्स पैरेलल में, कैपेसिटर्स पैरेलल में ऐड हो जाते हैं, तो c और 2c क्या हो जाएगा, 3c। तो यार आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3l इंटू 3c, यानी कि 1 अपॉन 3 रूट एल सी। अब ओमेगा होता है 2 पाई एफ के बराबर, तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 बाय 3 रूट एल सी। तो एफ जो है ये आ जाएगा 1 बाय 6 पाई रूट एल सी। तो ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो इस तरह से एलसी ऑसिलेशन का हमें आइडिया होना चाहिए। अब हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला पार्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एक क्वेश्चन जनरली आ ही जाता है एग्जामिनेशन में। तो देखो कई बार क्या होता है, हम छोटे छोटे टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हैं, जबकि छोटे टॉपिक्स को कवर करना ज्यादा जरूरी है, खासकर जब हम जेई मेन या नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। क्योंकि छोटे टॉपिक में पूरा टॉपिक कवर करने में हमें 1 या 2 घंटे लगते हैं, और उसमें एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। और बड़े टॉपिक में कई बार हम 1-2 हफ्ते भी लगा देते हैं और उससे भी एक ही क्वेश्चन आता है। तो आउटपुट वाइज देखें तो छोटे टॉपिक जो है ज्यादा आउटपुट देते हैं। तो कई बार हम सोचते हैं अरे छोटा सा टॉपिक है इसको छोड़ देते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। छोटे 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 टॉपिक पे भी अपनी कमांड बना के रखनी है। तो मैक्सवेल्स इक्वेशन की हम बात करें तो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, मैक्सवेल जो था
उसने जो भी हमने इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में मेजर इक्वेशंस पढ़ी, उन सबको 4 इक्वेशंस को कंबाइन करके क्या बोल दिया, दीज आर मैक्सवेल्स इक्वेशंस, और वही जो है उससे उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रिजल्ट्स वगैरह को डिराइव किया, जस्टिफाई किया। तो कौन सी इक्वेशंस मैक्सवेल्स इक्वेशन कहलाती हैं? तो ये 4 इक्वेशन। एक तो जो गॉस लॉ हमने देखा था इलेक्ट्रिसिटी में, इंटीग्रल ई डॉट डी ए या इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। दूसरा गॉस लॉ हमने मैग्नेटिज्म में देखा था, इंटीग्रल बी डॉट डी ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड कर्व बनाती हैं, या मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो इंटीग्रल बी डॉट डी ए और क्लोज सरफेस 0 हो जाता है। फिर हमने फैराडेज लॉ में देखा था कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ क्या होता है, इंटीग्रल ई डॉट डी एल, जो किसके बराबर होगा, माइनस डी फाई बाय डी टी। ठीक है। और एक हमने एम्पियर्स लॉ देखा था, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब इसमें मैक्सवेल ने क्या किया था, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था। तो मैक्सवेल ने क्या बोला कि जो करंट है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि चार्ज के फ्लो होने से होता है, किसी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगी तो वो भी करंट की तरह काम करेगा। जैसे हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करती है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है। ऐसे ही किसी रीजन में अगर मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगी तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। जैसे मैक्सवेल ने एक कैपेसिटर का एग्जांपल लेके बताया कि अगर यहाँ पर चार्जिंग हो रही है कैपेसिटर की, चार्ज चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी, ठीक है, जो कि होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज है, इसको भी हम एक करंट की तरह मान सकते हैं। अब यहाँ पे चार्ज तो नहीं है, तो ये चार्ज के फ्लो वाला करंट नहीं है। चार्ज के फ्लो वाले करंट को हम कंडक्शन करंट बोल देते हैं। तो जो आईसी है, दिस इज कंडक्शन करंट। तो मैक्सवेल ने क्या बोला कि अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, या जिसको बोल दिया डिस्प्लेस हो रही है, तो वहां भी एक करंट होगा, या करंट जैसा मान सकते हैं, जिसको बोल दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मैक्सवेल ने एम्पियर्स लॉ में थोड़ा सा चेंज किया कि जो करंट होगा वो नेट करंट होगा। नेट करंट मतलब कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसलिए ये मॉडिफाइड फॉर्म है एम्पियर्स लॉ की, जिसको एम्पियर मैक्सवेल लॉ बोला जाता है, कि इंटीग्रल बी डॉट डी एल ओवर क्लोज सरफेस किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू आई सी। आई सी इज द कंडक्शन करंट, प्लस म्यू नॉट इंटू आई डी। ये पूरी टर्म जो है ये कहलाती है आई डी। आई डी इज डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, आगे हमने वो लिखा भी हुआ है। तो ये जो टर्म है आई डी बोलते हैं इसको, जिसको, ठीक है, तो आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट, ये किसके बराबर हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाय डी टी। तो ये मेन मैक्सवेल का एक और कंट्रीब्यूशन था, जिससे इनने चारों इक्वेशन को मिक्स किया और उसने जो नई बात बताई वो डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बताई। और यहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पता चला कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड आती है, और ऐसे ही आपस में चेंज होते होते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करती हैं, प्रोपेगेट करती हैं। उसमें दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में ऑसिलेट करती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। एक का चेंज दूसरे को जनरेट करता है, दूसरे का चेंज पहले को जनरेट करता है। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट करती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखें। तो जैसे हमने ये पहले भी डिस्कस किया था थोड़ा बहुत, कि स्टेशनरी चार्ज क्या करते हैं, अपने आसपास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। फिर चार्जेस अगर यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं, ठीक है, जैसे स्टेडी करंट, कांस्टेंट करंट है, तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। एसिलरेटेड चार्जेस जो हैं, जो एसिलरेटेड या ऑसिलेटरी चार्ज बोल सकते हैं, कि ऑसिलेशन इज ऑलवेज एसिलरेटेड मोशन। तो एसिलरेटेड चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करते हैं। तो मान लो एक चार्ज कुछ फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके साथ था, जैसे वो ऑसिलेट करेगा तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी ऑसिलेट करेगी। ऑसिलेट करेगी यानी कि चेंज होगी। वो चेंज होगी तो उसका चेंज क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट कर रही होगी, जैसे से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगी। वो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट कर रही होगी वो फिर मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगी, और इस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट करती रहती हैं। ठीक है, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स रीजनरेट ईच अदर as the wave propagates through the space. The frequency of electromagnetic wave naturally equals the frequency of oscillation of charge.
तो जिस फ्रीक्वेंसी से चार्ज ऑसिलेट करते हैं उसी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है जनरेट होती है। द एनर्जी एसोसिएटेड विद द प्रोपेगेटिंग वेव कम्स एट द एक्सपेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ सोर्स। अब एनर्जी कहां से मिलती है वेव को? तो जो सोर्स ऑसिलेट कर रहा है उसी की जो एनर्जी लॉस हो रही है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एनर्जी सप्लाई करती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर किस तरह का होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती हैं। जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स जेड प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड वाई जेड प्लेन में होगी, ठीक है। और जो ई क्रॉस बी है, ई जैसे कहाँ है, एक्स के अलोंग आ रहा है, बी कहाँ आ रहा है, वाई, तो ई क्रॉस बी हमें क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, कि किस डायरेक्शन में वेव प्रोपिगेट कर रही होगी, ठीक है। तो इस तरह, और दोनों सेम फेज में है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जब मैक्सिमा आएगा मैग्नेटिक फील्ड का भी मैक्सिमा आएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो आएगा मैग्नेटिक फील्ड का भी जीरो आएगा, ठीक है। तो फिगर दिखा रखी है कि वेव जेड डायरेक्शन में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है। तो हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को कैसे लिख सकते हैं? तो ई एक्स क्या हो जाएगा? ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। अच्छा, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ई दे दिया, बी पूछ लिया, बी दे दिया, ई पूछ लिया, तो पहली बात तो ब्रैकेट वाली टर्म दोनों में क्या आएगी? सेम ही आएगी, ठीक है। ई नॉट और बी नॉट, इसमें क्या रिलेशन होता है आगे हमने लिखा भी होगा। तो वैसे ई नॉट बाय बी नॉट जो है ये सी के बराबर होता है। तो एक तो ये काम आता है कि ई नॉट पता है तो बी नॉट ऐसे निकाल सकते हैं, बी नॉट पता है तो ई नॉट। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, ई क्रॉस बी जो है ये क्या देती है? गिव्स डायरेक्शन ऑफ सी, सी नहीं देगा ये, डायरेक्शन ऑफ सी, मतलब सी की डायरेक्शन ई क्रॉस बी से हमें मिलती है, ठीक है। या फिर ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, कई बार सी की डायरेक्शन दे दी, ई वगैरह की पूछिए, तो जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में होता है ई बी, ठीक है ना। हम देखते हैं आई क्रॉस जे हमें क्या देता है? के देता है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं आई जे के, तो ई क्रॉस बी हमें क्या दे रहा है? सी। तो इस ऑर्डर में अगर हम चलेंगे, ई क्रॉस बी क्या दे देगा? सी, बी क्रॉस सी क्या दे देगा? ई, सी क्रॉस ई क्या दे देगा? बी। और ऑपोजिट में जाएंगे तो माइनस, ई क्रॉस सी माइनस बी देगा। इस तरह से भी इसको याद रखा जा सकता है, मोस्टली तो यही काम आता है। ई क्रॉस बी डायरेक्शन ऑफ सी यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन देता है, लेकिन कई बार और भी यूज कर सकते हैं, बी क्रॉस सी दे दिया तो बी क्रॉस सी से हम ई की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि ई दे के बी पूछ लिया, ठीक है, या बी दे के ई पूछ लिया, इस तरह के क्वेश्चंस। तो हमको ये बेसिक चीजें इसके लिए पता होनी चाहिए। के प्रोपेगेशन कांस्टेंट या एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है जो 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर होती है, ठीक है। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, के जो है प्रोपेगेशन कांस्टेंट या एंगुलर वेव नंबर होता है, ठीक है ना। के प्रोपेगेशन कांस्टेंट और इसको बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर। ये किसके बराबर होता है? 2 पाई बाय लैम्डा। ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो 2 पाई एफ या 2 पाई बाय टाइम पीरियड के बराबर होती है, ठीक है। स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन जो है उसको ओमेगा बाई के से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के हम वेव में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ओमेगा बाई के हो जाता है, या ओमेगा इज इक्वल टू सी के लिख सकते हैं, सी वैक्यूम में लाइट की स्पीड, और सी को 1 अपॉन रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज कई बार पूछ लेते हैं, जैसे ओमेगा बाय क्या, वैक्यूम में तो लाइट की स्पीड सी के बराबर आ जाएगी 3 इंटू 10 की पावर 8, मीडियम में भी किससे आ जाएगी? किसी मीडियम में अगर वेव की इक्वेशन दी है तो ओमेगा बाय के हमें क्या देता है? स्पीड ऑफ प्रोपिगेशन। कई बार यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पूछ लेते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसी मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो किसके बराबर होता है? सी बाय वी। तो सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो हमें पता ही है 3 इंटू 10 की पावर 8। अब वेव फंक्शन से हम क्या निकाल सकते हैं? मीडियम में लाइट की स्पीड निकाल सकते हैं ओमेगा बाय के से, और उसको डिवाइड करके म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जा सकता है। अब सी लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है? 1 बाय रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और मीडियम में क्या होती है? 1 बाय रूट म्यू इंटू ई, ठीक है। तो इसको भी यहां लिख देता हूं मैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैसे तो ये हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? सी बाय वी। तो कई बार इस तरह भी उसको पूछ लिया जाता है या जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज वी, तो कई बार यहां से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें लिखा है कि नहीं, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं। तो यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है
हमने क्या बोला, C बाय V होता है, तो C में क्या आया 1 बाय रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, V में 1 बाय रूट म्यू ई, तो ये आ जाएगा रूट म्यू ई, ई मतलब एप्सिलॉन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यानी कि अंडर रूट ऑफ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। तो इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है, बेसिकली रूट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इनटू रिलेटिव परमिएबिलिटी, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, और ये वही रिलेशन की लाइट की स्पीड और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है, उनको कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय सी, इस तरह से हम इनको आपस में रिलेट कर सकते हैं। अब एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव्स, तो एनर्जी डेंसिटी हम देखते हैं क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने देखा था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आती है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए हाफ एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर, सेम चीज यहां पर यूज होगी। तो एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या हो जाएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ठीक है, टोटल एनर्जी डेंसिटी इन दोनों का सम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। अब देखो, कोई भी चीज जब बदलती है तो हम एवरेज की बात करते हैं। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो वेरी कर रही है टाइम के साथ, मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी कर रही है टाइम के साथ, तो हम यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे तो ये भी वेरी करेगी। जब भी ऐसे कोई पीरियोडिक वेरिएशन होता है तो हम इंस्टेंटेनियस चेंजेस की बजाय एवरेज चेंजेस की बात करते हैं। तो एवरेज डेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो एवरेज हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस स्क्वायर। अब ये कहां से आ गया भाई, तो देखो एवरेज क्या होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का मतलब ई एवरेज, ई स्क्वायर का एवरेज ऐसे बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस हाफ नीचे म्यू नॉट एवरेज बी स्क्वायर। अब ई और बी क्या होते हैं, तो ई हमने क्या देखा, ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ऐसे बी भी ऐसे ही होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर और दिस। अब इसका एवरेज जब लेंगे तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है एसएचएम वगैरह में, कि किसी भी साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू 1/2 होती है। तो साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू 1/2 आ जाएगी, ऐसी कॉस स्क्वायर की भी 1/2, और आरएमएस वैल्यू जो होती है वो होती है ई नॉट बाय रूट 2। तो इसको हम ई आरएमएस स्क्वायर बोल सकते हैं। तो इस तरह से एवरेज जो एनर्जी डेंसिटी है उसको क्या लिखा जा सकता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस स्क्वायर प्लस बी आरएमएस स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ई आरएमएस इज ई नॉट बाय रूट 2, बी आरएमएस इज बी नॉट बाय रूट 2। ठीक है, तो एवरेज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस स्क्वायर, और ई आरएमएस सब्स्टिट्यूट किया तो ई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय 4। एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, बी आरएमएस स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, यानी बी स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट। अब हम ये भी शो कर सकते हैं कि दोनों की एनर्जी डेंसिटी बराबर आएगी, तो वही यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कि हमने देखा बी नॉट ई नॉट बाय सी होता है, सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर, बी स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट क्या हो गया, ई नॉट स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, ये ई नॉट आएगा, ये बी नॉट आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आ गया। अब ये आ गया हमारे पास। अब सी स्क्वायर, सी क्या होता है, 1/रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, तो दिस इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, सेम एज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है एवरेज, वही मैग्नेटिक फील्ड की होती है। यानी कि जो एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या 2 टाइम्स एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो 2 टाइम्स जब हम एनर्जी डेंसिटी करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, तो दिस विल कम आउट टू बी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक तो यही पूछ लेते हैं कई बार, तो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बराबर होती है,
ठीक है, और टोटल जब उनका सम करेंगे तो आ जाती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ठीक है, या बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, अगर बी की टर्म में बात करेंगे तो क्या आ जाएगी, बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ज्यादातर इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में पूछी जाती है तो हम उस तरह का रिजल्ट ज्यादातर यूज कर लेते हैं। और ई आर एम एस की टर्म में बोलेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। अब इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो ये इंटेंसिटी होती है। अब मान लो एक हमने सिलिंड्रिकल रीजन मान लिया, तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जा रही हैं, ए एरिया से जा रही हैं, सी स्पीड से जा रही हैं, तो टी टाइम में या डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, सी डेल्टा टी। तो कितनी एनर्जी इस सिलेंडर में कंटेन्ड होगी, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, वॉल्यूम हो जाएगा सी डेल्टा टी इंटू ए। तो इंटेंसिटी जो है क्या हो जाएगी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो हाफ सी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, यानी कि एवरेज जो एनर्जी डेंसिटी है क्या थी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, उसको लाइट की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये एवरेज इंटेंसिटी मतलब इंटेंसिटी आ जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं इंटेंसिटी पे। तो इंटेंसिटी एक्चुअली क्या हो जाएगी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो टोटल वाली आएगी इनटू सी, this will give us the intensity of electromagnetic waves। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनके पास एनर्जी भी होती है, मोमेंटम भी होती है, और वो प्रेशर भी एक्सर्ट कर सकते हैं। तो उसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और मोमेंटम होता है एम सी या E बाय सी। ये सब हम आगे थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह में भी पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको फोटॉन्स बोला जाता है, तो उनका एनर्जी इस तरह से लिखी जाती है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। मास ऑफ फोटोन का भी लिखना हो तो वो E बाय सी स्क्वायर होता है। वैसे रेस्ट मास 0 होता है फोटोन का, उसके पास तभी मास होगा जब वो मोशन में होगा, डायनेमिक होगा, और डायनेमिक मास एनर्जी से निकलता है, E बाय सी स्क्वायर। मोमेंटम मास इंटू स्पीड हो जाएगा बाय डेफिनेशन, तो यहां से क्या आ जाता है, E बाय सी के बराबर, ठीक है। और ये इसमें और चीजें, तो एनर्जी को जो है और भी फॉर्म में लिखा जाता है, E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी, ये भी होता है, या एच सी बाय लेमडा भी होता है। तो जब हम एनर्जी E बाय सी लिखते हैं तो इसको H बाय लेमडा भी लिखते हैं, जो ज्यादातर कॉमनली यूज होता है कि मोमेंटम ऑफ फोटोन इज H बाय लेमडा, ठीक है। अब मोमेंटम कैरीड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मोमेंटम कैरी करेगी टोटल, वो क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ द वेव अपॉन स्पीड ऑफ द वेव। तो एनर्जी ऑफ वेव क्या होगा, U बाय सी। U यहाँ पे हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, चाहे तो E बोल दो इसको, U, ठीक है। U एनर्जी डेंसिटी के लिए हमने यूज किया था, बाकी यहाँ पे U जो है हम एनर्जी के लिए ही यूज कर रहे हैं, ध्यान रखना है। हियर U वी आर यूजिंग फॉर एनर्जी। तो मोमेंटम क्या हो गया, U बाय सी। अब मान लो ये जो प्लेट है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग प्लेट पे अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो फोटोन एब्जॉर्ब हो गए, तो उनका फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, 0। तो टकराते वक्त मोमेंटम था U बाय सी, टकराने के बाद मोमेंटम हो गया उनका 0। तो जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, dp बाय dt, या डेल्टा p बाय डेल्टा t बोल सकते हैं। तो मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, तो फाइनल 0, इनिशियली U बाय सी, तो चेंज इन मोमेंटम इज U बाय सी, ठीक है। और टाइम डेल्टा टी, तो आ गया U बाय सी डेल्टा टी। अब एनर्जी बाय सी डेल्टा टी क्या हो जाता है, इंटेंसिटी ही हो जाती है, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी के बराबर ही हो गया बेसिकली, कि जो लाइट की इंटेंसिटी है उतना ही एक तरीके से फोर्स, नहीं एक मिनट, ये इंटेंसिटी होगी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है U बाय सी डेल्टा टी, आगे एरिया वाली टर्म यहाँ पे, सॉरी ये नहीं आएगी। तो फोर्स इज U बाय सी बाय डेल्टा टी, ठीक है, ये आ गया। अब प्रेशर की हम बात करें तो प्रेशर होगा फोर्स अपॉन एरिया, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या हो जाती है, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी अपॉन सी, ये प्रेशर हो जाएगा, कि अगर आई इंटेंसिटी की लाइट एक परफेक्टली एब्जॉर्बिंग प्लेट पे इंसिडेंट हो रही है, तो प्रेशर वुड बी इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, अगर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, मतलब सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो फिर क्या हो जाएगा उस केस में, कि भाई जो आने वाला मोमेंटम था, जैसे पार्टिकल जिस
स्पीड से आएगा वैसे ही चला जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम u बाय सी होगा और फाइनल मोमेंटम भी u बाय सी होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, 2u बाय सी हो जाएगा, और उस केस में प्रेशर भी दुगना हो जाएगा, 2I बाय सी हो जाएगा। तो इस तरह से हमें प्रेशर अगर कभी पूछा जाता है या फोर्स पूछा जाता है, प्रेशर याद रख सकते हैं, प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के केस में प्रेशर आ जाता है I बाय सी, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के केस में प्रेशर आ जाता है 2I बाय सी। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। बाकी इसमें आप एनसीईआरटी में एक टेबल और देखना जिसमें दे रखा है डिफरेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होती है, वेवलेंथ की रेंज क्या होती है और उनके क्या एप्लीकेशंस हैं। तो कई बार उन पे भी बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो एक बार उस टेबल को भी हम थोड़ा सा देख लें, वो हमारे काम आ सकता है। तो आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं।